दोस्तों, क्या आपने ये नोटिस किया, फिल्म के स्टार्ट में अंबन रंगा की स्टोरी बताता है और वहाँ उसने बताई हर स्टोरी इन लड़कों को फेक लगती है, लेकिन एंड में अंबन ने बताई हर बात वापस रिपीट होती है। सेम वैसे ही बैकग्राउंड की आग, सेम वे में रंगा का चाकू पकड़ना, गुंडों के सरदार का अपने सभी आदमियों के पीछे होना, और फिर जैसे अंबन बताता है आगे वाले लोगों के कंधा टू कंधा जंप करके रंगा मेन विलन तक पहुँच के उसे सेम वे में मारता है और फिर रंगा की शेर जैसी दहाड़ सब रिपीट होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। पहले सोचा हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो आवेशम पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन भाई साहब मूवी देखने के बाद रहा नहीं गया। मन में ख्याल आया इस मूवी पे वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या BMCM पे बनाऊंगा। व्यूज नहीं आए चलेगा, लेकिन इस मूवी पे वीडियो ना बनाने का पाप नहीं करूंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। रंगा के इस फोटो की तरह ही उसकी पर्सनालिटी थी, जहाँ एक तरफ वो शेर जैसा फियरलेस लीडर था, वहीं दूसरी तरफ अपने लोगों से इमोशनली अटैच्ड भी था। बाहर से वो जितना खूंखार था उतना ही अंदर से वो सॉफ्ट भी था। अब पूरी फिल्म में इस फोटो को हमेशा पूरा ही दिखाया है और रंगा के इन दोनों पर्सनैलिटीज को भी, लेकिन फिल्म में सिर्फ यहाँ इस फोटो को आधा ही दिखाया है, वो भी रंगा की इंसान वाली साइड को, और उसके अगले ही शॉट में हमें रंगा की भी इंसान वाली इमोशनल साइड दिखाई है। व्हाट अ क्लेवर डिटेलिंग। फिर दोस्तों, ये इंटरवल के पहले वाली जो फाइट थी ये पूरी फिल्म की हाईलाइट थी। उस फाइट के बाद रंगा सभी स्टूडेंट्स को वार्निंग देता है कि ये मेरे लड़के हैं, किसी ने उन्हें हाथ लगाने की जुर्रत की तो उनका भी यही हाल होगा, याद रखना। लेकिन लोग आज की बात कल भूल जाते हैं, इसलिए इस वार्निंग को सबको याद दिलाते रहने के लिए रंगा के आदमी कॉलेज के बाहर ये वार्निंग का बोर्ड भी लगाते हैं। यहाँ रंगा का फोटो, यहाँ तीनों लड़कों के फोटोज और ये वार्निंग। अब ये बोर्ड यहाँ सीन में दिख भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये लगाया है। सोचिए किस लेवल की डिटेलिंग से काम किया है फिल्म में। रंगा एक बहुत ही इमोशनल इंसान था, लेकिन उसके साथ एक डॉन भी था और इसीलिए उसे बाहर से टफ दिखना जरूरी था, अपने लोगों के सामने भी और दुश्मनों के भी। और शायद इसी चक्कर में रंगा गॉगल्स पहनने लगा। वो पहले तो गॉगल्स नहीं पहनता था, लेकिन बाद में उसके इन व्हाइट कपड़ों की तरह ये गॉगल्स भी उसका इंटीग्रल पार्ट बन गए। कैसे? तो सुनिए, एंड वाले इस सीन में क्या सीन था ये, इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। तो इस सीन में वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे इन लड़कों के सामने टफ दिखना था, तो अपने आंसुओं को छुपाने के लिए रात होते हुए भी गॉगल्स पहनता है। फिर यहाँ जब वो बीबी की माँ से बात करता है तब उसे पता चलता है कि बीबी उसे अपने बड़े भाई की तरह मानता है, तब भी इमोशनल होके रंगा गॉगल्स पहनता है। फिर इस सीन में जब वो लड़के नहीं मिल रहे थे तो अंबन बीबी के घर जाके चेक करे क्या पूछता है। तब बीबी की माँ को जब पता चलेगा कि बीबी लापता है और मिल नहीं रहा है, ये सुन के उसकी माँ पे क्या बीतेगी, इस ख्याल से वो वापस इमोशनल होता है और गॉगल्स पहनता है। और एंड में भी जब उसे पता चलता है कि बीबी ने उसे धोखा दिया है, तब वो बीट्रेड फील करता है और वापस अपने इमोशंस छुपाने के लिए गॉगल्स पहनता है। यहाँ हर बार डायरेक्टर ने रंगा के कैरेक्टर के बिहेवियर को कंसिस्टेंट रखा है। अब रंगा कितना भी अपने इमोशनल पर्सनैलिटी को छुपाए, उसके लोग फिर भी उससे इमोशनली कनेक्टेड थे। उसके सिर्फ एक हे से सारे मरने मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर इस कॉलेज वाले फाइट सीन से पहले भी जब टाइम आता है, रंगा तीनों लड़कों की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके तीनों आदमी सामने नहीं देखते। आखिरी मोमेंट तक रंगा की ऑर्डर का वेट करते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसके मारो बोलते ही क्या बॉन्डिंग दिखाई है। और ये बॉन्डिंग दिखाते हुए किसी इमोशनल डायलॉग की या सेपरेट अननेसेसरी सीन की डायरेक्टर को जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ इन छोटे छोटे जेस्चर से ये कनेक्शन, ये बॉन्डिंग हमें दिखाई जाती है। फिर फाइट के बाद जब रंगा सबको वार्निंग दे रहा होता है, वो पहले मलयालम में बोलता है, फिर कन्नड़ा में, क्योंकि ये कॉलेज बेंगलुरु में है। और अगर आपको मलयालम या कन्नड़ा नहीं आती तो भी सबटाइटल्स की वजह से ये बात आपको समझ हो गई होगी। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि रंगा के मलयालम में बोलने का ढंग, या आप एक्सेंट बोल सकते हो, और बाकियों के मलयालम बोलने का एक्सेंट अलग है।
എന്തൊരു തള്ളണത്, നമ്മളെന്തിനാ അയാളുടെ തള്ളൊക്കെ കേൾക്കണത്? ഡേയ്, ഇഷ്ടം പോലെ കള്ളും കബാബ് കിട്ടുന്നില്ലേ, അപ്പൊ കുറച്ച് തള്ളൊക്കെ സഹിക്കാം. अब ये फर्क जिनको कन्नड़ा या मलयालम आती है उनको समझना आसान है, लेकिन हम हिंदी बोलने वालों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फर्क तो है, और ये फर्क इसीलिए है क्योंकि रंगा बहुत सालों से कर्नाटका में रहता है, इसीलिए उसकी कन्नड़ा तो अच्छी है ही, लेकिन वो मलयालम भी कन्नड़ा एक्सेंट में बोलता है। मानना पड़ेगा फहाद फासिल को, यहाँ लोगों को एक लैंग्वेज में प्रॉपर एक्सेंट के साथ बोलना मुश्किल लगता है, और यहाँ फहाद फासिल पूरी फिल्म में एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज की एक्सेंट में बोलते हैं। फहाद सर, सैल्यूट है आपको। चलिए अब देखते हैं कुछ माइक्रो डिटेल्स। स्टार्टिंग में इन तीनों लड़कों के इंट्रोडक्शन में जो फॉन्ट के कलर्स यूज हुए हैं, वही कलर्स के शर्ट्स ये तीनों फिल्म में उनके लाइफ के टर्निंग पॉइंट के वक्त पहने हुए होते हैं। हिपस्टर यानी अज्जू रेड, रोशन यानी शांतन ब्लू और मिथुन यानी बीबी ग्रीन पहने हम देख सकते हैं। फिर रंगा के बर्थडे के दूसरे दिन रंगा को पता चलता है कि उसके पास जो हिंदी बोलने वाले फाइटर्स थे यानी ये वाले, ये भाग गए हैं। फिर वो मिल भी जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने वो कब भागे ये नोटिस नहीं किया था। जी हाँ, वो भी हमें फिल्म में दिखाया था। रंगा के बर्थडे सॉन्ग के पहले जब ये तीनों लड़के वहाँ पहुँचते हैं, ये दोनों हिंदी फाइटर्स वहाँ से भाग रहे होते हैं, ये भाग गए। उसके बाद इल्यूमिनाटी सॉन्ग फिल्म की एंड में बजता है, लेकिन फिल्म में बीच में भी और 2 बार ये सॉन्ग बजता है। फर्स्ट टाइम जब बीबी रंगा से लाइटर मांगने जाता है, तब रंगा उसी सॉन्ग वाला रील देख रहा होता है। फिर इस सीन में कुट्टी की गाड़ी में भी वही सॉन्ग बज रहा होता है। फिर अगर आपने नोटिस किया हो कि रंगा की एंट्री के बाद फर्स्ट टाइम टाइटल कार्ड आता है, वहाँ आवेशम येलो कलर में लिखा था, जो मे बी रंगा के गोल्डन ज्वेलरी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और एंड में वही आवेशम ब्लैक कलर में लिखा था, जो अगेन रंगा के बदले हुए आउटफिट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये थी कुछ माइक्रो डिटेल्स जो हमने फिल्म में नोटिस की। अब वापस आते हैं मेन डिटेल्स की तरफ। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आराम से बताई जा सकती है और समझ में भी आती है, लेकिन इसे प्रेजेंट करते हुए कुछ क्रिएटिव डिसीजंस लिए गए। उसकी वजह से ये फिल्म देखने में मजा भी आता है और फिल्म बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। जैसे हमें ये फिल्म क्लाइमैक्स तक इन 3 लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है, और इसीलिए जैसे इन तीनों को रंगा के फ्लैशबैक वाली स्टोरी फेक लगी, वैसे हम भी कहीं ना कहीं उसके रियल होने पे शक करते हैं, और यही इस फिल्म की यूएसपी है। क्लेवर राइटिंग की वजह से हम फिल्म के इस पॉइंट तक इन लड़कों के एंगल से सोचते हैं, लेकिन इस सीन से ऐसा कुछ मैजिक हो जाता है और हम इस सीन के थ्रू हमारे सामने आए रंगा के इमोशनल साइड से इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। इस सीन तक हम ये स्टोरी इन लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उनके साइड से सोचते भी हैं। जैसे वो लोग दुविधा में रहते हैं कि आज बताएंगे, अभी बताएंगे, नहीं कल बताते हैं, आज उसका मूड खराब है। ऐसे करते करते बताने का टाइम कब चला गया पता नहीं चलता, और फिर ऐसा टाइम आता है कि अब कभी नहीं बता सकते क्योंकि अब देर हो गई है, बताने वाला टाइम चला गया, अब भागो। ये उनके सब डिसीजंस हमें सही लगते हैं, लेकिन जैसे ही हमें रंगा की इमोशनल साइड का पता चलता है, उसी मोमेंट हम साइड चेंज करते हैं और रंगा की तरफ आ जाते हैं और हमें ये लड़के गलत लगने लगते हैं। और ये सब इतना नेचुरली होता है और इसीलिए सब बिलीवेबल भी लगता है। व्हाट अ क्लेवर राइटिंग। फिर और एक क्रिएटिव डिसीजन, डायरेक्टर ने फिल्म के फ्लैशबैक पे टाइम वेस्ट नहीं किया। फ्लैशबैक बिट्स एंड पीसेस में दिखाया गया है, पूरा कंटिन्यू नहीं दिखाया। जहाँ कंटेक्स्ट की जरूरत है वहीं पे वो भी 1-2 मिनट्स के लिए दिखाया है। और ये वाला सीन जहाँ सिर्फ कैमरा रंगा के पीछे से आगे आता है, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ हमें रंगा के एक्सप्रेशंस दिखते हैं और यही चीज हमारे एटलीस्ट 10 मिनट बचाते हैं। फिल्म का पेस भी कम नहीं होता और जो इस सीन से इमोशंस कन्वे करना है वो होता है, वो इम्पैक्ट आता है। मे बी पूरा फ्लैशबैक दिखाते तो ये सीन, इसके इमोशंस इतने फील नहीं होते जितने यहाँ होते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट डायरेक्शन, ग्रेट स्क्रीन प्ले एंड माइंड ब्लोइंग ऑसम एक्टिंग। और ये सिर्फ इस एक सीन के लिए नहीं था, यहाँ भी जब रंगा की एंट्री होती है उसके पहले टॉयलेट में इतनी भीड़ होती है, सभी लाइंस में लोग लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही रंगा मुड़ता है, उसकी वाली तो छोड़ो, उसके दोनों साइड वाली लाइन में भी कोई नहीं जाता। यहाँ बिना कोई डायलॉग बाजी, बिना कोई बड़े शोशा के रंगा का खौफ एस्टैब्लिश किया है, मान गए। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स। क्या आपको पता है इस फिल्म के इस सॉन्ग के सिंगर कौन है?
ये सॉन्ग एक्टर श्रीनाथ बासी ने गाया है, जिन्होंने फिल्म मंजूमेल बॉयज में सुभाष का रोल प्ले किया था। उसके बाद इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज था नुंजप्पा का एक्शन। क्या आपको पता है इनका रियल नाम है कृष्णा कुमार और ये के मास्टर के नाम से जाने जाते हैं और ये कोरियन मार्शल आर्ट ताइक्वांडो के एक्सपर्ट है। उसके बाद एक्शन की बात हो रही है तो हम हिंदी बॉयज को कैसे भूल सकते हैं। ये दोनों भी रियल लाइफ में स्टंट आर्टिस्ट है और इनमें से ये है कृष्णा, जिनका इंस्टा पे फ्री स्टाइल कृष्णा नाम से अकाउंट भी है। उसके बाद इन 3 लड़कों में से ये अज्जू एक्चुअली एक यूट्यूबर है जिनका हिपस्टर नाम का एक गेमिंग चैनल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।